सो गाइज वेलकम बैक टू टुडेज क्लास। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है कि किस तरह रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस होती है टेम्परेचर पर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, बी इट कंडक्टर, बी इट सेमीकंडक्टर और बी इट एन इंसुलेटर। कहने का मतलब है सरल शब्दों में कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे बदलती है किसी भी सब्सटेंस की, डिपेंडिंग ऑन कि वो सब्सटेंस आपका कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है। सो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने अब तक क्या सीखा, देखिए हमने पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या सीखा है। हमने ये सीखा है कि जो आपकी रेजिस्टिविटी की जो डेफिनेशन है, ठीक है, रेजिस्टिविटी जो है हमने उसको उसके एक्सप्रेशन को डिराइव किया था और उसका हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आया था। देखिए इस चीज़ को समझने के लिए ना आपको सबसे पहले ना रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन डिराइव करना आना चाहिए, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में पढ़ा दिया है। सो मैं यहाँ से आगे आपको ये अजम्पशन लेके पढ़ा रहा हूँ कि आपने आइदर वो चीज़ खुद पढ़ ली होगी या कहीं पहले देख ली होगी। खैर, अभी हमारा जो पहले जो रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन था दैट इज m/n² टाउ। यहाँ पर इसके जो वर्ड्स हैं, जो नोटेशन यहाँ पे इस्तेमाल की गई हैं, उनमें इसका मतलब क्या है। जहाँ पर m है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n जो है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अगर ये आपका व्हाट वी से कंडक्टर है तो यहाँ पर अगर n जो होगा दैट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसके एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड हैं ये हमको बताता है n, ठीक है। m हो गया आपका प्रॉपरली क्या हो गया, ये आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो बचा के आपके पास टाउ। टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था ये क्या होता है। सरल भाषा में एवरेज रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम होता है जो ऑन एन एवरेज औसतन एक इलेक्ट्रॉन दो कोलिजन के बीच में लगाता है। दो कोलिजन से क्या मतलब है आपका, जब इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के लगने की वजह से जब एक्सेलरेट करता है, एक दिशा में आगे बढ़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लगने की वजह से जब वो एक्सेलरेट करके एक दिशा में बढ़ता है तो वो ठोकरें खाता है। जो मेटल होते हैं, मेटल के जो आपके व्हाट वी से जो एटम होते हैं उनसे वो ठोकर खाता है। तो उन ठोकरों के बीच में, जैसे एक ठोकर यहाँ लगी, दूसरी ठोकर लगी, तीसरी ठोकर लगी, तो हर एक ठोकर के बीच में कुछ टाइम लगाता है। मान लो इसको टाउ 1 मान लो, इसको टाउ 2 मान लो, इस तरह करके ये बहुत सारी ठोकरों में बहुत सारे टाइम लगाता है। तो इसका जो एवरेज निकल के आता है, मतलब औसतन दो ठोकरों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका कितना टाइम लगा रहा है, वो आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वही टाइम है जिस टाइम में इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेलरेट करता है, ठीक है। जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है वो इसी एक्सेलरेशन के कारण आती है, और वो एक्सेलरेशन जितनी देर तक लग पाता है, वो कितनी देर तक लग पाता है, जितना लंबा आपका रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो रिलैक्सेशन टाइम जितना लंबा होगा उतना ही लंबा आपका, उतना ही ज़्यादा देर आपका एक्सेलरेशन एक्ट करेगा और उतनी ही ज़्यादा आपकी फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। सो दिस इज द रेलेवेंस ऑफ व्हाट वी से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सो आपने ये जो हमने इक्वेशन डिराइव करी थी पहले के लेक्चर्स में, वो आपने देखी कि रो इज इक्वल्स टू m/n² टाउ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो आपने इक्वेशन डिराइव करी थी ना, ये जो हम लोग जिस पे हम बात करें, दैट वाज मेंट फॉर कंडक्टर्स, ठीक है। हम लोगों ने कंडक्टर की बात करी थी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, मैं आपको यहाँ पे रिलेवेंस बताने वाला हूँ कि आपका टेम्परेचर के हिसाब से, किसी एक कंडक्टर के लिए टेम्परेचर के हिसाब से उसकी रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होगी, ठीक है। आप ये देखिए इस फिगर में कि जब आपका व्हाट वी से मेटल जो है आपके कम टेम्परेचर पे है, ठीक है, उस कम टेम्परेचर में इनके बीच में अच्छा खासा स्पेस है, ठीक है। इतने ज़्यादा ये वाइब्रेट अभी भी कर रहे हैं बट इतने ज़्यादा नहीं कर रहे हैं जितना आप ये रेड वाले पोर्शन में देख रहे हैं। रेड में ये आपको ये दिखा रहा है कि ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, और ये जो तीन मैंने दिखा रखे हैं, तीनों का मतलब है कि ये एक ही एटम है बट ये तीन पोजीशन पे, मतलब अलग अलग टाइम पे आपको दिख रहा है, तो ये वाइब्रेट कर रहा है एक तरह से। तो इन्होंने जो जगह है जो इस वाले में इतनी ज़्यादा है, वो इस वाले में लगभग ऑन एन एवरेज इतनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपने जो कम टेम्परेचर पे देखा, आपका जो मेटल है, जो कम इस समय मेटल के जो एटम्स है वो कम वाइब्रेट कर रहे हैं, तो आपका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, मतलब आपको थोड़ी ज़्यादा जगह मिल जाती है, डिस्टर्बेंस कम रहती है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज़्यादा देर तक के लिए एक्सेलरेट कर पाता है और ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अचीव कर पाता है। और यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जगहें हैं वो कम है, ठीक है। तो आपकी जो एवरेज व्हाट वी से रिलैक्सेशन टाइम है ना वो काफ़ी कम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा कि टेम्परेचर जब कम होता है
तो रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसको रटने की जरूरत तो है नहीं, आपने खुद देख लिया कि अगर टेम्परेचर कम है, आपके एटम मॉलिक्यूल शांत है, तो इलेक्ट्रॉन आपका शांति से आप उसको जो काम करना है वो कर सकता है, उसको डिस्टर्बेंस थोड़ी कम रहेगी, तो इसको रिलैक्सेशन टाइम हाई मिलेगा। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपके पास मतलब एक आप ठोकरें ज़्यादा खाएंगे, कम कम समय पे खाएंगे, इस वजह से क्या होगा, आपका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे, आपने ये सीखा कि जो आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो रिलैक्सेशन टाइम कम है, और यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा है। तो अब आप ये देखिए, जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, मैं स्कीमेटिक से आपको समझाऊंगा, एक सोचने का तरीका इंस्टिल करूंगा आपके दिमाग में, जिससे आप आराम से इस चीज़ को बिना मतलब फॉर्मूले को याद भी अगर आपको नहीं है तो आप आराम से एटलीस्ट क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बता सकते हो कि किस फैक्टर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। खैर, टेम्परेचर अगर आपका बढ़ता है तो रिलैक्सेशन टाइम आपका कम होता है, मैंने आपको जस्ट अभी समझाया थोड़ी देर पहले। फिर आपका एक्सेलरेशन भी कम होता है, क्यों? क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम ही वो टाइम है जिस टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ एक्सेलरेशन काम करता है। अगर आप टाइम ही कम कर दोगे भैया तो एक्सेलरेशन भी कम ही हो जाएगा ना, मतलब एक्सेलरेशन को कम टाइम मिलेगा, समझ रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, एक्सेलरेशन को कम टाइम मिलेगा एक्ट करने के लिए, ठीक है। तो जिस कारण से क्या होगा, आपकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, जो फाइनल वेलोसिटी आती है, जिन वेलोसिटीज का हम लोग एवरेज निकाल के ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं, तो उनमें से जो एक फाइनल वेलोसिटी आती है वो भी कम हो जाएगी। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगी, जो आपका एवरेज पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है वो भी कम हो जाएगी। इस वजह से क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स एक साइड से दूसरी साइड थोड़ा धीरे जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका करंट भी कम होगा। और करंट कम होने का मतलब क्या है, इन सिंपल टर्म्स आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। खैर, अब हम प्योर कंडक्टर्स के केस में हम आते हैं। अभी तक देखो हम लोगों ने जो भी पढ़ा है मतलब सिर्फ कंडक्टर के केस में पढ़ा है। तो आप जब हीट ट्रांसफर का चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि जो रेजिस्टिविटी होती है, या फिर ये बेसिकली ये अल्फा फंक्शन आपको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करा जाएगा। बेसिकली ये बताता है कि टेम्परेचर की डिपेंडेंस कैसे होती है किसी फैक्टर पे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे फैक्टर लिखा है रेजिस्टिविटी, ये जो रो है आपको बता रहा है जनरल रेजिस्टिविटी क्या है, वो बता रहा है रो नॉट, मतलब किसी टेम्परेचर पर जो रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है प्लस उस टेम्परेचर पर जो रेजिस्टिविटी दे रखी है मल्टीप्लाइड बाई दिस इज अल्फा। अल्फा बोले तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। आप इस इक्वेशन को अभी जो मैं बोल रहा हूँ बस उसे सुनते रहो, आपको समझ में आ जाएगा इक्वेशन क्या कहना चाह रही है। तो जो अल्फा है आपको ये क्या बताता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब क्या है कि रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो टेम्परेचर के हिसाब से कैसे चेंज करती है, वो आपको अल्फा बताता है, ठीक है। मैंने लिखा भी यहाँ पे टेल्स अस हाउ द रेजिस्टिविटी चेंजेस विद टेम्परेचर। अब यहाँ पे थीटा क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस है। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाना चाहूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि अभी आपकी रेजिस्टिविटी 5 ओम पर मीटर है, ठीक है, और आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस है लगभग 10 डिग्री का आ गया है, ठीक है, 10 यूनिट का आ गया, टेम्परेचर डिफरेंस आपको 10 यूनिट का आ गया है। अब मुझे, और मैंने आपको अल्फा की वैल्यू दे रखी है दैट इज लेट अस अज्यूम 10 to the power -2, ठीक है। अभी बस मैं आपको इस फॉर्मूला कैसे यूज होगा, बस मेरा पर्पस आपको वही बताना है, तो आप इसी पे ध्यान दीजिएगा। तो इनिशियल रेजिस्टिविटी क्या हो गई आपकी, 5 हो गई, फिर चेंज कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर डिफरेंस 10 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा 10 की पावर -2। तो 10 से गया 10 की पावर -1 बचा, और ये गया 0.5 आ गया, तो आपकी फाइनल रेजिस्टिविटी आ गई 5.5। मतलब आपका टेम्परेचर अगर 10 डिग्री से, अगर आपका टेम्परेचर 10 डिग्री से चेंज होता है तो आपकी रेजिस्टिविटी 5 से 5.5 हो जाएगी। तो ये इक्वेशन आपको यही बता रही है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो आपकी रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस होती है वो टेम्परेचर के साथ इट वेरीज लीनियरली, ठीक है। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है, अगर टेम्परेचर कम हो जाता है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है एट वेरी लो टेम्परेचर्स रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज फाउंड टू बी मोर सेंसिटिव, ठीक है। रेजिस्टिविटी का सेंसिटिव होने से क्या मतलब है, इससे मतलब ये है कि टेम्परेचर जरा सा चेंज हुआ, रेजिस्टिविटी ज़्यादा चेंज हो गई। तो आप पिछली इक्वेशन को देखेंगे, अगर आप यहाँ पे अल्फा की वैल्यू बड़ी कर दोगे तो थीटा अगर जरा सा भी होगा तो अल्फा से मल्टीप्लाई होकर पूरी क्वांटिटी काफ़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि देखो ये तो हमने स्टार्ट किया था किसी रेजिस्टिविटी से, वो अभी भी 5 रहेगा, ठीक है। उसमें अगर आपने अल्फा की वैल्यू बड़ी ले ली है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपकी जो फाइनल जो रो रेजिस्टिविटी आ रही है वो ज़्यादा वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आएगी। तो लोअर टेम्परेचर पर यही होता है कि किसी भी कंडक्टर के लिए जो उसकी रेजिस्टिविटी होती है इट चेंजेस वेरी रैपिडली विद द टेम्परेचर। दैट मीन्स अ काइंड ऑफ, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट की
क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी का जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो काफ़ी बढ़ चुका है फॉर अ कंडक्टर एट लो टेम्परेचर्स। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग क्या बात करते हैं, अब तक हम लोगों ने ये टॉपिक हम पे आना था, हम लोगों ने अब तक कंडक्टर से तो डील कर लिया है, बट अब हमको डील करना है हाउ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर और एन इंसुलेटर इज चेंजिंग विद द टेम्परेचर। ठीक है, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज करती है। सो आपने ये जो इक्वेशन है ना, ये जज करती है इस चीज को कि रो दैट इज रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल्स टू रो नॉट, जो जिस टेम्परेचर में आपको पता होगी कि पावर Eg अपॉन kT। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा इसका पोस्टमार्टम नहीं करूंगा क्योंकि हम लोग टॉपिक से भटक जाएंगे। मेरा पर्पस है आपको बस नेचर ही बताना कि टेम्परेचर के बढ़ने घटने पर आपकी रेजिस्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ कि के का मतलब होता है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इट इज अ काइंड ऑफ अ कांस्टेंट। इसके लिए हम एक सेपरेट क्लास सेपरेट लेक्चर कर लेंगे, बट इससे भी डेविएट होने की जरूरत नहीं है। के इज अ कांस्टेंट, ठीक है। Eg इज द एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। ठीक है, कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसमें आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब उसको और एक्साइट करते हैं तो वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम करते हैं। सो दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक, बट यहाँ पर मेरी जो मेन पर्पस है आपको सिर्फ ये बताना है, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ रेजिस्टिविटी पढ़ रहे हैं टेम्परेचर के डिपेंडेंस से, तो हम उसी टॉपिक पे स्टिक करेंगे। ठीक है, अदरवाइज वीडियो फालतू लंबा होगा, 4 कंफ्यूजिंग चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। तो जो आपका जो रेजिस्टिविटी है that will be depending on the temperature in with the help of this relation। अब ये हम लोग कैसे जज करेंगे कि यहाँ पे t का क्या रिलेवेंस है। आप यहाँ पे देखो, अगर आप t की वैल्यू बढ़ा देते हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, kt की वैल्यू बढ़ जाएगी, kt की वैल्यू बढ़ जाएगी मतलब Eg अपॉन kt की वैल्यू घट जाएगी। दैट मीन्स आपकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी घट जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू घट गई है, दैट मीन्स रो पे कम पावर चढ़ेगी, तो आपकी जो फाइनल रेजिस्टिविटी आनी है वो भी आपकी कम आएगी। तो आपने क्या देखा कि कंडक्टर के केस में तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, मगर ये जो आपका जो सेमी कंडक्टर है और इंसुलेटर है इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपकी रेजिस्टिविटी कम हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और एडिशनली बता देना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर आपका जो मैंने Eg, ये आपका जो पॉइंट बताया था ना कि दैट दिस इज द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपकी Eg की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, देन दिस इज कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर। ये बेसिकली एनर्जी जो चाहिए होगी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जाने के लिए वही, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है सो दैट फॉल्स अंडर सेमीकंडक्टर कैटेगरी, और अगर ये उससे काफी ज्यादा है देन दैट फॉल्स अंडर इंसुलेटर कैटेगरी। दैट इज नॉट द कोर लाइक टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। इनिशियल मेरे को आपको बताने का जो मेन पर्पस था वो आपको था कि टी पे कैसे डिपेंड कर रहा है। आपका जो कंडक्टर होता है उसमें बढ़ जाती है, और जो इंसुलेटर होते हैं और जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें घट जाती है। एक चीज और है कि अगर आप यहाँ पर टी को 0 रख देते हैं तो के टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और Eg अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। दैट मीन्स रो नॉट की पावर इनफाइनाइट हो जाएगी। दैट मीन्स आपकी रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। दैट मीन्स अगर आप का टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू आप 0 एज्यूम कर लेते हैं तो इस टेम्परेचर पर आपकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दैट इज द रिलेवेंस। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा एक नया टॉपिक है सुपर कंडक्टर, जिसके बारे में भी हमें जानना काफी जरूरी है। अभी हम लोगों ने जब लेक्चर की शुरुआत करी थी तो हम लोगों ने देखा था कि जो रेजिस्टिविटी की इक्वेशन है, जो कि हमने पिछले कई लेक्चर्स में डिराइव करी थी, और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप वो देखने के बाद ही ये वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो रो की वैल्यू क्या थी, m अपॉन n e स्क्वायर टाउ थी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम टाउ की वैल्यू इनफाइनाइट रख दें, ठीक है, दैट मीन्स रिलैक्सेशन टाइम अगर हम किसी भी तरह इनफाइनाइट कर पाते हैं तो आपका जो रेजिस्टिविटी होती है दैट बिकम्स 0, और जब रेजिस्टिविटी 0 होती है दैट मीन्स रेजिस्टेंस विल आल्सो बिकम 0, और जब रेजिस्टेंस आपका 0 हो जाएगा, दैट मीन्स देयर इज नो रेजिस्टेंस एट ऑल, एंड देन योर कंडक्टर विल इवेंचुअली बिकम द सुपर कंडक्टर। तो और यहाँ पे टाउ का इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है, दैट मीन्स ये जो आपका जो मेटालिक लैटिस होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें कोलिजन हो ही नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन चले जा रहा है आराम से बिंदास। ठीक है, दैट मीन्स इनके जो वाइब्रेशन है आपने बिल्कुल शांत कर दी है। जो आपके जो ये जो मेटल के जो एटम्स होते हैं इनके वाइब्रेशन आपने बिल्कुल शांत कर दिए, और आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पास थ्रू हो गया है। और ये शांत कब होगा, बहुत ही कम टेम्परेचर्स पे। तो कुछ मटेरियल, कुछ आपके कंडक्टर्स है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो काफ़ी कम टेम्परेचर पे आप उनको लेके जाओ तो ऐसी प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। खैर ये बिल्कुल अलग टॉपिक हो जाएगा, बट स्टिल उन टेम्परेचर्स पर जाके जो आपकी जो टाउ की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बिकम इनफाइनाइट,
and your resistivity will become zero and you will eventually form a superconductor. सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इस पूरे लेक्चर में मेरा क्रक्स जो आपको समझाने का ये था कि रेजिस्टिविटी एक कंडक्टर के लिए और एक इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर के लिए टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग तरीके से वेरी करती है। आप जनरल अपने माइंड में कोई इमेज ना बना लेना कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ती ही है, ऐसा नहीं होता है। रेजिस्टिविटी बढ़ती है लीनियरली फॉर अ कंडक्टर, दैट टू नॉट ऑलवेज इज नॉट ऑलवेज द केस। कम टेम्परेचर पे वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है बिकॉज आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा बड़ा हो जाता है। एंड अब आपने बाकी अगला है, आपने सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में आपने देख लिया है कि उसमें जो डिपेंडेंस होती है वो दैट इज गाइडेड बाय दिस इक्वेशन। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नॉट से लर्न, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस इक्वेशन इज सेइंग एंड व्हाट इज द डिपेंडेंस ऑफ this what we say resistivity on temperature. सो आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई एंड सॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच।